नमस्कार। आज हम एक ऐसे खुलासे पर बात करने जा रहे हैं जिसने श्रीलंका में काफी हलचल मचा दी है। जी हाँ, बिल्कुल। ये मामला जुड़ा है श्रीलंका के एक पूर्व राष्ट्रपति के बेटे से जो अब सांसद भी हैं। हाँ। और उन पर आरोप है करीब $200 मिलियन के बिटकॉइन निवेश का। जी, $200 मिलियन। और ये जानकारी गोपनीय दस्तावेजों से सामने आई, ऐसा कहा जा रहा है। हाँ, तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये मामला असल में कितना बड़ा है, पैसा कहाँ से आया हो सकता है और इसके मायने क्या है, खासकर श्रीलंका जैसे देश के लिए जो हाल ही में इतने बड़े आर्थिक संकट से गुजरा है। बिल्कुल। ये जानकारी लंका न्यूज़ और द संडे टाइम्स की रिपोर्ट्स पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात सिर्फ बिटकॉइन निवेश की नहीं है, बल्कि $200 मिलियन की है। मतलब ये रकम बहुत बड़ी है। हाँ, और कहा जा रहा है कि ये शायद श्रीलंका के इतिहास में किसी पब्लिक फिगर का सबसे बड़ा अघोषित विदेशी निवेश हो सकता है। और जिस तरह से ये किया गया वो भी काफी सोचने वाला है। जी बिल्कुल। रिपोर्ट्स के अनुसार ये निवेश दुबई में बेस्ड एक ब्लॉकचेन कस्टडी प्लेटफॉर्म के जरिए हुआ और इसे मैनेज करने वाले जो मध्यस्थ थे वो केमन आइलैंड्स में रजिस्टर्ड थे। अच्छा, दुबई और केमन आइलैंड्स, मतलब टिपिकल टैक्स हेवन वाला रूट लग रहा है। हाँ, काफी हद तक। और इसमें 2 शेल कंपनियां भी इस्तेमाल हुई। शेल कंपनियां कौन सी? एक अल सफीर वेंचर्स लिमिटेड, जिसका डायरेक्टर पनामा में बैठा कोई प्रॉक्सी है, और दूसरी नो लिमिट होल्डिंग्स। मतलब साफ है कि पहचान को पूरी तरह से छुपाने की कोशिश की गई। बहुत ज्यादा गुमनामी। और टाइमिंग देखिए, ये निवेश हुआ कब? रिपोर्ट्स बताती हैं कि करीब 14 महीने पहले। 14 महीने पहले? तब तो बिटकॉइन करीब $27,000 के आसपास था शायद। जी हाँ, बिल्कुल, $27,000 के आसपास। और आज तो $1 लाख के ऊपर है। बिल्कुल, यानी आप सोचिए करीब 400% का मुनाफा। तो ये पोर्टफोलियो आज 800 मिलियन से भी ज्यादा का हो सकता है। जी संभव है, बहुत बड़ा मुनाफा। लेकिन सवाल ये है कि ये सांसद हैं कौन? दस्तावेजों में नाम है? सीधे तौर पर नाम नहीं लिया गया है, लेकिन इशारे साफ हैं। एक जाने माने राजनीतिक वारिस, पूर्व राष्ट्रपति के बेटे और मौजूदा सांसद। अच्छा, और दिलचस्प बात यह है कि वो सार्वजनिक तौर पर राष्ट्रवाद की बातें करते हैं, श्रीलंका के संप्रभु डिजिटल भविष्य की। जी, पर अपनी कोई क्रिप्टो संपत्ति उन्होंने कभी घोषित नहीं की। और सबसे बड़ा सवाल ये, 200 मिलियन, ये पैसा आया कहां से? कोई अंदाजा है? देखिए, जो जांच करता है उन्हें शक है, पुख्ता सबूत नहीं पर शक है, कि ये पैसा उनके पिता के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान जो सरकारी ठेके दिए गए थे उनसे जुड़ा हो सकता है। अच्छा, किस तरह के ठेके? बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, पर्यटन से जुड़े सौदे हैं। जैसे मालदीव में एक रिजॉर्ट प्रोजेक्ट था जो अधूरा रह गया, वो भी शक के दायरे में है। और युवा मामलों के मंत्रालय ने जो खेल उपकरण खरीदे थे उनकी बोली प्रक्रिया भी पारदर्शी नहीं थी। ऐसे भी संकेत हैं कि इन ठेकों में शायद 15% तक का कमीशन मॉरिशस और ग्वेनेसी जैसे ऑफशोर टैक्स हेवन्स में बने ट्रस्टों में भेजा गया। बाप रे, 15% कमीशन! तो पैसा छिपाने के लिए क्रिप्टो ही क्यों चुना गया? क्या वजह रही होगी? देखिए, क्रिप्टो की सबसे बड़ी बात है गुमनामी, एनोनिमिटी। हाँ, वो तो है। शेल कंपनियां, फिर मल्टी सिग वॉलेट्स, मतलब ऐसे वॉलेट जिन्हें खोलने के लिए एक से ज्यादा चाबियां या मंजूरी चाहिए, ये सब मिलकर असली मालिक का पता लगाना बहुत मुश्किल बना देते हैं। और श्रीलंका में शायद इसे घोषित करने का कोई कानून भी नहीं है। जी यही बात है, विदेशी क्रिप्टो संपत्ति घोषित करने की कोई कानूनी बाध्यता फिलहाल नहीं है। सेंट्रल बैंक की जो FIU है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, उसने सलाह तो दी थी कि कानून बने, पर अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो ये तो एक तरह से खुला रास्ता बन गया ऐसे लेन देन के लिए। बिल्कुल। आप जाहिर है ये सब सामने आने के बाद पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग तो उठ रही होगी। हाँ, बिल्कुल उठ रही है। सिविल सोसाइटी ग्रुप्स जैसे वेरिटास रिसर्च, वो अब ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्या मांगे हैं उनकी? एक तो ये कि 30 जून तक सभी नागरिक अपनी क्रिप्टो होल्डिंग्स अनिवार्य रूप से घोषित करें। दूसरे, जो पुराने सरकारी ठेके हैं उनसे जुड़ी ऑफशोर कंपनियों का फोरेंसिक ऑडिट हो। और सांसद के लिए? हाँ, सांसद को संसदीय समन भेजा जाए, उनसे उनके वित्तीय हितों का खुलासा करने को कहा जाए, और दुबई, केमन आइलैंड्स, इन जगहों के अधिकारियों से कानूनी सहायता संधि के तहत सहयोग लिया जाए। ये तो हुई मांगे, लेकिन क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ हो रहा है? और आधिकारिक प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, ये दुबई केमन वाली जो संरचना है, ये पैसा छुपाने का एक जाना माना तरीका है। ऐसी भी खबरें हैं कि अमेरिकी ट्रेजरी विभाग भी शायद मनी लॉन्ड्रिंग की चिंताओं की वजह से इस पर नजर रख रहा हो। और सांसद का ऑफिस,
या सरकार? सांसद के कार्यालय ने तो ऐसे बस अटकलबाजी कहकर खारिज कर दिया है। भ्रष्टाचार निरोधक आयोग जो है वो फिलहाल चुप है, और सेंट्रल बैंक का वही पुराना जवाब कि क्रिप्टो निवेशों की निगरानी की जा रही है। मतलब कोई ठोस जवाब नहीं? जी नहीं। इसे श्रीलंका की आम जनता के नजरिए से देखना भी जरूरी है। वो लोग जो 2022 के आर्थिक संकट से गुजरे हैं और भ्रष्टाचार के किस्से सुनते आए हैं। बिल्कुल, उनके लिए खबर पहुंचाना आसान नहीं होगा। ये फिर से गुस्सा भड़का सकती है। सही बात है। तो देखिए, ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है। ये दिखाता है कि कैसे डिजिटल संपत्ति का इस्तेमाल पैसा छिपाने, नियमों से बचने के लिए हो सकता है, खासकर ऐसी जगहों पर जहां कानून अभी भी थोड़े पीछे हैं। तो अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ये $200 मिलियन का बिटकॉइन मामला श्रीलंका को मजबूर करेगा कि वो डिजिटल संपत्ति और भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए कोई ठोस कदम उठाए, या फिर एक बार फिर जो ताकतवर लोग हैं वो जांच और जवाबदेही से बच निकलेंगे? ये सोचने वाली बात है।